जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस कैसे खरीदा जाए इसके बारे में बातचीत करेंगे और बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय, और टर्म इंश्योरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि इंश्योरेंस अलग होता है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग है, फिर मैं ऐसा यहाँ पर लिख क्यों रहा हूँ कि इंश्योरेंस इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। तो क्या होता है कि जब हम मार्केट में टर्म इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो हमें या लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो कई डिफरेंट तरह के प्लान हमें बताए जाते हैं। जैसे कि आप ऐसा प्लान ले लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट भी आपका हो जाएगा और इंश्योरेंस भी आपका हो जाएगा। मतलब वो आपको जो इंश्योरेंस बेचने वाला पर्सन है वो आपको ऐसा बताएगा कि ठीक है, आप 25,000 रुपये या 30,000 रुपये पर ईयर दीजिए, उसमें इतना आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा, मतलब इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा और प्लस आपको 25 या 30 लाख का इंश्योरेंस भी दे देंगे। तो ये प्लान अक्सर गलत होते हैं, सही नहीं होते हैं खरीदने के लिए। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। तो इंश्योरेंस क्या है, आप मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप कोई किसी व्हीकल का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, लेट्स से आप आपकी कार का इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, तो क्या उसमें क्या मिलता है आपको कि अगर एक साल का इंश्योरेंस वो आपको देंगे या 3 साल का या 5 साल का इंश्योरेंस भी देते हैं आजकल, तो वो इससे क्या मिलेगा आपको कि अगर इस बीच कुछ टूट फूट होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है कार में तो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाएगा, राइट। तो क्या साथ में वो ये भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर इतने समय में ये इंश्योरेंस तो आपको मिल ही गया, प्लस अगर 3 साल तक आपकी कार को कुछ नहीं हुआ तो 3 साल बाद आपको कुछ पैसा रिटर्न भी मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस बेच रहा है, वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहा है। तो इसी तरीके से जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ रिटर्न भी मिल जाए। देखिए, अगर फ्री में सामने वाला कुछ दे रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। तो अगर आपको कोई मिक्स प्लान दे रहा है, अगर आपको वो ये बता रहा है कि इसमें इंश्योरेंस भी आपका हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द टर्म आखिरी में आपको कुछ पैसा रिटर्न भी मिल जाएगा, तो ऐसे प्लान्स को हमेशा ही अवॉइड करना है। तो कैसा टर्म इंश्योरेंस लेना है? टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ऐसा लेना है कि जिसमें अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया है और लेट से उसने 75 ईयर्स की एज तक का इंश्योरेंस लिया है और पर ईयर उसका प्रीमियम कुछ 10 या 12,000 वो पे कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति 75 साल की उम्र तक उसको कुछ नहीं हुआ, वो उसके बाद तक जी गया, तो फिर उस केस में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। ये इंश्योरेंस बेस्ड रहता है। सुनने में आपको थोड़ा अभी अजीब लग सकता है, बट बेस्ट इंश्योरेंस वही होता है जिसमें आखिरी में आपको कोई रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर इंश्योरेंस कराने वाले की उस दौरान टर्म के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पूरा डेथ बेनिफिट मिलना चाहिए, वो होता है टर्म इंश्योरेंस। तो इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का रिटर्न आपको दिया जा रहा है तो आप उसे हमेशा नो कीजिए। हमेशा जब भी आप टर्म इंश्योरेंस कराने जाए तो जो आपको टर्म इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनसे कहिए कि प्योर टर्म इंश्योरेंस चाहिए, हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ डेथ बेनिफिट होना चाहिए उसमें। और तो यूनिट प्लान भी वो होते हैं और इंडोमेंट प्लान भी, इनमें स्लाइट एक डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों लगभग सेम होते हैं। ये प्योर इंश्योरेंस के फॉर्म नहीं होते। ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस के साथ आपको कुछ ना कुछ रिटर्न का भी प्रॉमिस करते हैं। तो आपको हमेशा डू नॉट बाय यूनिट प्लान्स, डू नॉट बाय इंडोमेंट प्लान्स। इसके अलावा थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि डू नॉट बाय रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स। इसका क्या मतलब होता है? तो आजकल मार्केट में कुछ स्कीम्स चल रही है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपने 75 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस लिया और या 60 साल की या 65 साल की, जो भी टर्म आपने फिक्स की, अगर उतने समय के इंश्योरेंस के दौरान आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपने अच्छे से वो समय काट लिया और 75 साल के ज्यादा या जो भी टर्म डिसाइड करी है उससे ज्यादा उम्र तक आप जी गए, तो आपको वो सारे प्रीमियम जो आपने पे करे हैं वो रिटर्न करने का प्रॉमिस करते हैं। तो वो प्लान भी अवॉइड करना है। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसे प्लान भी अवॉइड करना है। अभी शायद आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे कि अगर सामने वाला रिटर्न कर रहा है तो क्यों ना ले, तो वो भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक रियल एग्जांपल बताया है, मतलब ये सिर्फ कुछ इमेजिनरी फिगर नहीं है, ये मैंने एक इंश्योरेंस की वेबसाइट से निकाले हैं। तो वहां मैं गया और मैंने देखा कि एज अगर आपकी 25 है तो 25 ईयर्स की एज में अगर आप 60 साल तक का प्रीमियम लेते हैं, 60 साल तक का इंश्योरेंस लेते हैं, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करते हैं, मतलब आपकी एज 25 है एग्जाम्पल के लिए, और आप 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, प्योर लाइफ इंश्योरेंस को टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, वो आप कराना चाहते हैं, तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा ये मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो 60 ईयर तक का अगर इंश्योरेंस लेते हैं
तो 8,378 रुपीज आपको पे करना होंगे। और अगर 65 की एज तक का आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 8,968 रुपीज पे करना होंगे। इसी तरीके से अगर आप 70 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस कराना चाहें तो 8,850 रुपए, और 75 साल की उम्र तक का अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहें तो 9,794 रुपए। अब एक आम आदमी जब इंश्योरेंस खरीदने जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है 60 ईयर्स में आपको 8,378 रुपीज पे करना पड़ रहा है और 75 की एज में 9,794 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 75 और 8,378 का, तो मात्र ये है 1,416 रुपए पर ईयर। तो इससे आपको क्या लगेगा कि ठीक है फिर तो हम सबसे ज्यादा वाला ही इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि अक्सर व्यक्तियों को ये लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि 60 ईयर्स की एज तक तो हमको कुछ होने वाला है नहीं, तो वहां तक का इंश्योरेंस कराने से क्या फायदा, हम सीधे 75 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस करवाएं। पर देखिए यहाँ पर एक बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, 60 और 75 की एज के बीच का प्रीमियम का डिफरेंस निकाला, जो कि आया 1,416 रुपीज, 1,416 रुपीज। और अब आप तो यही सोचेंगे कि ठीक है 1,416 रुपए पर ईयर की बात है, तो ये इतने में ज्यादा दे देता हूँ और 75 साल की उम्र तक का मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है तो मैं ये ले लूँ। पर ये नहीं करना है, आपको हमेशा टर्म इंश्योरेंस तब तक का लेना है जब तक कि एक्चुअली आपकी लाइबिलिटीज हो, मतलब जब तक आप रिटायर होने वाले हो, रिटायरमेंट की एज तक का ही इंश्योरेंस कराइए। अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो 55 साल की उम्र तक का ही इंश्योरेंस करवाइए। 60 की उम्र में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ 60 ईयर्स तक का आपको इंश्योरेंस कराना है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। तो क्या होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ठीक है जो डेथ होगी वो 60 टू 75 ईयर्स के बीच में ही होगी, तो ठीक है अगर 75 की एज तक का प्रीमियम इंश्योरेंस मिल रहा है तो क्यों ना वो लिया जाए, ये नहीं लेना है। आइए देखते हैं क्यों। तो जो 60 ईयर के प्राइस में और 75 ईयर्स के प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1,416 रुपीज। इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, क्योंकि ये डिफरेंस ये पर ईयर का प्रीमियम है, तो मैंने मंथली कितना एक्सपेंड होगा वो मैंने निकालने की कोशिश की है। तो 1,416 रुपए में 12 से डिवाइड किया तो 118 रुपए पर मंथ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप 60 की बजाय 75 तक का इंश्योरेंस करवाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 118 रुपए पर मंथ आएगा। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर आप 75 का इंश्योरेंस नहीं कराते, सिर्फ 60 का कराते और बचा हुआ ये जो 118 रुपए महीना है इसे किसी और जगह पर इन्वेस्ट करते, जैसे कि म्यूचुअल फंड या किसी इक्विटी शेयर, मतलब किसी शेयर में पर मंथ आप SIP करा लेते, और अगर आप वो 118 रुपए इन्वेस्ट करते, 25 साल की उम्र से आप शुरुआत करते, मतलब जिस दिन आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसी दिन आप 118 रुपए महीने की SIP भी ले लेते, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो 60 साल की उम्र तक आपको कितना रिटर्न मिलता है वो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर 15% रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। आप ये कहेंगे कि शेयर मार्केट में तो कम रिटर्न भी मिल सकते हैं, हो सकता है ये रिटर्न 12% ही मिले, या कोई लोग कहेंगे कि हो सकता है ये रिटर्न 18 या 20% मिले, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, बाद में आप ये रिटर्न को किसी भी SIP कैलकुलेटर वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप 118 रुपए पर मंथ 60 साल की उम्र तक निवेश करते हैं और 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 17.5 लाख रुपए का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी SIP कैलकुलेटर वेबसाइट पर। लेकिन अब व्यक्ति क्या सोचता है कि ठीक है 60 की उम्र से तो ऊपर ही जिएगा वो, तो 65 साल का अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर वही कि आप इंश्योरेंस लेते हैं 60 साल तक का, ये प्रीमियम पे करते हैं और उसी दिन आप 118 रुपए महीने की SIP भी कराते हैं, और 65 साल की उम्र तक अगर आप वो SIP को जारी रखेंगे और 15% रिटर्न अगर मिलेगा तो 37.1 लाख रुपए, मतलब लगभग 37 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। उसी तरीके से अगर 70 साल की उम्र तक वही 118 रुपए कंटिन्यू करे पर मंथ का इन्वेस्टमेंट, तो 78 लाख 78 लैक्स आपको रिटर्न मिल सकता है 15% पर ईयर का एग्जाम्पल लेके अगर चले तो। और अगर ये पूरे 75 साल की उम्र तक अगर व्यक्ति जी गया तो इंश्योरेंस के केस में तो उसको, अगर वो 75 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस कराता, जो कि हमारे एग्जांपल में तो हम 60 का लेके चल रहे हैं, पर अगर वो व्यक्ति 75 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस कराता और अगर उसे कुछ नहीं होता तो उसे एक भी रुपया रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की बात है। लेकिन अगर वो 60 साल तक की ही उम्र का इंश्योरेंस कराता और बचा हुआ 118 रुपए पूरे 75 साल की उम्र तक वो म्यूचुअल फंड में या किसी और जगह पर निवेश करता जहां से उसे 15% का रिटर्न मिल सके, तो 1.6 करोड़ का आपको रिटर्न मिल सकता है। हाँ जी, 1,60,00,000 रुपए का आपको रिटर्न मिल सकता है। अब आप अगेन अगर आप चाहें तो 10% के साथ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 12% के साथ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 18% के साथ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं,
ताकि आपको एक रेंज का आइडिया हो जाए कि मिनिमम अगर मिला तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम अगर मिला तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर बात समझने की क्या है कि कम से कम इंश्योरेंस कराइए जितने की जरूरत है। कभी भी इसे लालच का जरिया ना बनाए कि ठीक है यहाँ पर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर 75 का इंश्योरेंस करा दे, तो इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि इंश्योरेंस जरूरत का प्रोडक्ट है, ना कि लालच का, ये ना कि रिटर्न का। तो ये जरूरत का है कि व्यक्ति के बाद अगर उसके परिवार को बैकअप मिल सके, क्योंकि वो पर ईयर जितना कमाता है और उसकी डेथ के बाद परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, न कि किसी लालच के लिए या न कि किसी हाई फाई रिटर्न के लिए। ये सिर्फ एक बैकअप है, तो सिर्फ उतना ही कराइए जितने की आपको जरूरत है। तो आइए आगे चलते हैं। अब राइडर्स या एड ऑन्स के बारे में बातचीत करते हैं। ये क्या होते हैं? तो देखिए क्या होता है कि जब भी, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पर मंथ किसी मॉल में जाएं या किसी मार्ट में जाएं, तो वहां पर क्या होता है, जब आप लेट से आप 1000 रुपए की खरीदारी करते हैं, तो हो सकता है कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे कहे कि आप 100 रुपए की खरीदारी और कर लीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, आप 200 रुपए की खरीदारी और कर लीजिए आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो क्या होता है कि आप जो खरीदना चाहते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको देने की कोशिश की जाती है। तो कई मामलों में वो ऑफर्स अच्छे भी होते हैं, कई मामलों में बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही इंश्योरेंस खरीदते समय भी होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट से प्रीमियम इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो आपको वो कुछ कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं कि किस टाइप के ऑफर्स वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है प्रीमियम बैक ऑप्शन, जैसा कि कुछ देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बातचीत की थी। तो वो आपसे क्या कहेंगे कि ठीक है आप है ना 6252 रुपीज एक्स्ट्रा हमें दीजिए, सेम इंश्योरेंस सेम है, पूरा प्रोडक्ट सेम है। वो क्या कह रहा है आपको कि 6252 रुपीज आप पर ईयर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल लिया है और 25 साल की उम्र में इंश्योरेंस अगर स्टार्ट होता है तो वो एग्जांपल लिया है। तो आपसे क्या कहेगा सामने वाला, मतलब वो वेबसाइट, कि 6252 पर ईयर एक्स्ट्रा दीजिए, और अगर पूरे अवधि में कुछ भी नहीं हुआ इंश्योरेंस लेने वाले को तो 4.9 लाख रुपीस आपको वो रिटर्न कर देगा। तो ये नहीं लेना है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये 6252 अगर आप किसी और अच्छी जगह पे, मैं तो कहता हूं कि अगर एक बहुत कम रिटर्न देने वाली 8 या 10% रिटर्न देने वाली भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे तो ये 4.9 लाख से तो कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर भी आपको अक्सर थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो इससे हमें बच के रहना है, यहाँ पर हमें सावधानी रखना है। तो ये प्रीमियम बैक ऑप्शन कभी भी नहीं लेना है। टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है कि डेथ बेनिफिट जिसमें होना चाहिए, और अगर व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी अमाउंट रिटर्न में नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि एक चीज और आजकल देने लग गए हैं इंश्योरेंस की वेबसाइट पर कि आप एक्सीडेंटल कवर ले लीजिए। अब ये क्या होता है इसके जानने की कोशिश कीजिए। तो वो आपको क्या कहते हैं हमारे एग्जांपल में कि आप ठीक है आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो ले ही रहे हैं, आप 3540 रुपए पर ईयर और दे दीजिए, और अगर व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो जितना भी कवर है जो 1 करोड़ है उसके साथ 50 लाख रुपीज और दे देंगे। अब यहाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक्सीडेंट से डेथ होने पर क्या परिवार की जरूरत ज्यादा हो जाएगी? जी नहीं, जरूरत तो उतनी ही है। मतलब अगर जरूरत को देखते हुए व्यक्ति ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है तो चाहे एक्सीडेंट से डेथ हो या किसी और तरीके से डेथ हो, उसे तो 1 करोड़ की जरूरत है उसके परिवार को। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में आपको एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए मिल जाएंगे? या फिर अगर आपके परिवार को सच में 1.5 करोड़ तक के इंश्योरेंस की जरूरत है तो पूरा 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कराइए, उसमें 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर और 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना, ये भी मुझे कोई लॉजिकल बात नहीं लगी। पर हाँ, एक एस्पेक्ट हो सकता है जो मैंने सोचा कि हो सकता है जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है वो थोड़ा सा ड्राइविंग जिसकी ज्यादा हो सकता है वो रोज 150-200 किलोमीटर ड्राइव करता हो, तो वो व्यक्ति ले, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस या एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो व्यक्ति अगर इसे ले तो शायद कुछ लॉजिकल हो, बट मुझे तो ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। अब तीसरा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो राइडर आपको प्रोवाइड करने का लालच दिया जाता है वो ये कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट 40 क्रिटिकल इलनेसेस। अब यहाँ वो आपको क्या कहते हैं कि आप अगेन 2408 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए और आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर 40 क्रिटिकल इलनेसेस की एक लिस्ट दी हुई होती है वेबसाइट पर कि अगर उन, जैसे कि कैंसर एक एग्जांपल है, तो उन इलनेसेस में से अगर कोई भी एक इलनेस डायग्नोज होती है, जैसे ही पता चलता है उस बीमारी का, तो सीधे वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है और 10 लाख रुपए ले सकता है। तो अब ये क्यों नहीं लेना, ये सोचते हैं, ये समझते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये भी लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है। अगर आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सिर्फ प्योर लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। ये अलग से आप ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप 40 क्रिटिकल इलनेसेस या 50 जितनी भी क्रिटिकल इलनेसेस का कवर अलग से एक इंश्योरेंस, मतलब वो प्रोडक्ट ही टोटल अलग है, तो उसे लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्लब क्यों किया जा रहा है, ये भी एक गलत चीज है।
तो इसकी जगह पे तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो इसका अलग से इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस अलग लीजिए और ये आप चाहें तो अलग ले सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज जो और ऑफर की जाती है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, ये 3 ऑप्शन मुझे उतने सही नहीं लगे, लेकिन चौथी चीज मुझे अच्छी लगी, तो चाहे तो आप ये ले सकते हैं। ये देखते हैं ये क्या है। तो ये क्या कहता है कि फ्यूचर प्रीमियम वेवर इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी। तो यहाँ ये क्या कहता है व्यक्ति, ये वेबसाइट इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपसे ये कह रहा है कि अगर क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई एक इलनेस या मल्टीपल इलनेसेस डायग्नोस होती है या व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में उस व्यक्ति को आगे के प्रीमियम नहीं भरना पड़ेंगे। उसका लाइफ इंश्योरेंस बरकरार रहेगा लेकिन उसको आगे के प्रीमियम नहीं भरने की छूट दे दी जाती है। तो ये ऑप्शन एक अच्छा है क्योंकि बहुत सस्ता भी है। 187 रुपीज पर ईयर हमारे एग्जाम्पल में ये चार्ज मैंने देखा, तो ये ठीक है। 187 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, तो ये आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं और क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी के केस में फ्यूचर प्रीमियम वेवर आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा, इसे चाहे तो आप ले सकते हैं, वरना ये भी कोई मैंडेटरी तो नहीं है। आगे आगे चलते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लोग क्या करते हैं कि ठीक है, वो सोचते हैं कि 25 साल की एज में क्यों लें इंश्योरेंस, 35-40 साल की उम्र तक तो जनरली कुछ होगा नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है हमें, तो वो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है 35 की उम्र में ले लेंगे। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 25 की उम्र में इंश्योरेंस लेंगे 60 साल तक का, तो आपको 8,378 रुपए देना है। अब ये पूरे 60 साल की उम्र तक इतना ही देना है। एक बार जो आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो उसका अमाउंट कभी भी बढ़ता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। मतलब आपको 25 साल की उम्र में अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 60 साल की उम्र तक 8,378 रुपए ही पे करना है। और इसी तरीके से अगर आप 75 की उम्र तक भी लेना चाहें तो 9,794 रुपए आपको सिर्फ पे करना है। लेकिन अगर वही 5 साल डिले हो जाते हैं, 5 साल अगर आप लेट हो जाते हैं, तो वही सेम इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पहले 8,378 देना पड़ रहे थे, अब 9,912 देना पड़ रहे हैं। और अगर 35 साल की उम्र तक डिले कर दिया, 25 की जगह 35 साल की उम्र में वही सेम इंश्योरेंस लिया, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 60 साल की उम्र तक, तो प्रीमियम आएगा 12,272। तो आप देखिए 25 साल की उम्र में कहाँ आपको 8,378 रुपए देना था, वही 35 साल की उम्र में अगर इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे तो 12,272। और 75 साल का एग्जांपल अगर लें तो 25 साल की उम्र से स्टार्ट करने पर 9,794 रुपए लगेंगे जीवन भर 75 साल की उम्र तक। लेकिन 35 साल की उम्र में सेम इंश्योरेंस स्टार्ट करने के लिए 16,756 रुपए का भारी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जैसे ही आपकी जॉब लगे तो पहले मंथ से इंश्योरेंस करने का ट्राई कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कि क्या क्या। वैसे तो काफी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट जस्ट टू समराइज कि पहली चीज प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, नो यूलिप प्लान, नो एंडोमेंट प्लान, डू नॉट टेक रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये भी हमने देखा कि जो भी रिटर्न करने का वादा करे ऐसी कोई चीज नहीं लेना है। डू नॉट टेक ऑप्शन ऑफ अर्ली पेमेंट। अब क्या होता है, आजकल एक ऑप्शन और चला है, तो वो आपको ये कहते हैं कि ठीक है आप लाइफ इंश्योरेंस 60 साल की उम्र तक ले रहे हैं, ठीक है आप पेमेंट का ऑप्शन 10 साल का ही ले लीजिए। आप 10 साल में ज्यादा पेमेंट करके और अभी अपना पेमेंट खत्म कर दीजिए ताकि बाद के लिए टेंशन ना रहे। तो ये भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप अर्ली पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका जो ईयरली अमाउंट हो जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आप 25 साल की उम्र में इंश्योरेंस ले रहे हैं, 60 साल तक का कवर ले रहे हैं, तो अगर आप पूरे 60 साल तक उसको पेमेंट करना चाहेंगे तो कम अमाउंट रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अर्ली पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, आप ये कहेंगे कि ठीक है मैं 40 की उम्र तक ही सारा पेमेंट खत्म करना चाहता हूँ, 41 की उम्र से मैं कुछ भी पैसा नहीं देना चाहता हूँ, तो वो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करने लग जाएंगे। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा कि कवर हमें सिर्फ 60 ईयर तक, या जब तक आपकी रिटायरमेंट एज है या जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को चलाने की, सिर्फ तब तक का इंश्योरेंस लेना है। ज्यादा इंश्योरेंस कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि जो ज्यादा इंश्योरेंस लेने पर जो अमाउंट लगेगा तो वो वहां लगाने की बजाय आप कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस के केस में तो रिटर्न मिलने का डेथ बेनिफिट में ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट कहीं और अच्छी जगह पर किया जाए, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में किया जाए, तो रिटर्न तो डेफिनेटली मिलेंगे। ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, पर मिलेंगे तो डेफिनेटली। उसके अलावा 5वां पॉइंट है टेक मंथली इनकम ऑप्शन इफ योर पार्टनर इज नॉट फाइनेंशियली नॉलेजेबल। इसका क्या मतलब है? तो जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो 1 करोड़ के लमसम पेमेंट का ऑप्शन ले लीजिए कि अगर व्यक्ति की डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली तो 1 करोड़ सीधे उसके परिवार को मिल जाए। एक तो ये ऑप्शन है। अब आप सोचिए कि अगर आपका लाइफ पार्टनर या जो भी नॉमिनी है जिसको वो पैसा मिलेगा वो फाइनेंशियली उतना नॉलेजेबल नहीं है, तो वो उस पैसे को कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि अब उस पैसे से उसे आगे की लाइफ एटलीस्ट कुछ सालों तक या
जब तक कोई दूसरा सोर्स नहीं मिल जाता तब तक उसे आगे की लाइफ चलानी है स्मूथली, तो वो 1 करोड़ को क्या मैनेज कर पाएगा? क्या वो अच्छे से उसे संभाल के रख पाएगा? क्योंकि आज जब वो रकम आएगी तो हो सकता है कि कई सारे रिश्तेदार आ जाएं या फिर कोई कॉन्टेक्ट वाले आ जाएं, वो अपनी अपनी ज़रूरतें बता के आपके लाइफ पार्टनर से पैसे लेने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, सोसाइटी में ऐसा भी होता है, तो हमें खुल के इस बारे में बातचीत करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इंश्योरेंस लेने वाले का लाइफ पार्टनर या नॉमिनी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या वो फाइनेंशियली इतना नॉलेजेबल है कि उस पूरे पैसे को वो आराम से हैंडल कर ले खुद? अगर नहीं है, अगर ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे इसमें आपको डाउट लगता है, तो पूरा लमसम एक साथ ना लीजिए। मतलब ऐसा ऑप्शन भी होता है कि डेथ के केस में पूरा अमाउंट एक साथ ना मिलते हुए ऐसा मिल जाए कि 75 लाख का लमसम मिल जाए और उसके बाद 30,000 रुपए पर मंथ की तनख्वाह आ जाए अगले 10 साल तक। और इवन ऐसा भी होता है कि 10% इंक्रीमेंट भी उस तनख्वाह में हो जाए, ऐसा ऑप्शन भी होता है। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया कि 75 लाख का तो लमसम पेमेंट हो जाएगा और 30,000 रुपए पहले ईयर में मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 10% बढ़ जाएगा, 33,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, फिर थर्ड ईयर में 36,000 रुपए। इस प्रकार से 10 साल तक की इनकम सुनिश्चित हो जाती है और एक साथ पूरा पैसा भी नहीं आता, ताकि उसमें उसको संभालने की कोई टेंशन हो। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। उसके अलावा 6th पॉइंट, टेक ईयरली पेमेंट ऑप्शन इफ पॉसिबल। तो क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो पेमेंट करने के 2 टाइप होते हैं, या तो ईयरली पेमेंट कर सकते हैं या मंथली पेमेंट कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके ईयरली करें तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा पैसा कम लगता है ईयरली पेमेंट में। उसके अलावा 7th, टेक कवर ऑफ एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है? तो कितना टर्म इंश्योरेंस लेना है आपका? पर ईयर का एक आप रफ खर्चा जोड़ लीजिए आपकी फैमिली का, और उसका कम से कम 10 गुना तो ले लीजिए। मतलब लेट्स से अगर पर ईयर का खर्चा 10 लाख रुपए है तो 10 लाख इंटू 10, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस ऐसे केस में लिया जा सकता है। हमारा एग्जाम्पल जो है, आइए आगे चलते हैं। अब क्या होता है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे कई सारे सवाल पूछती है, तो उन सारे सवाल का आपको सही आंसर देना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। जैसे मेंशन इफ यू आर स्मोकर और ड्रिंकर। तो क्या होता है जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो स्मोकर अगर व्यक्ति है या ड्रिंकर है तो प्रीमियम ज्यादा होता है, 1.5 गुना तक ज्यादा हो जाता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि यार ठीक है, मैं कुछ साल बाद स्मोकिंग छोड़ दूंगा, इन्हें अभी से क्यों बताऊं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर व्यक्ति की डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली और उसने स्मोकर होने के बारे में नहीं बताया, ड्रिंकर होने के बारे में नहीं बताया, तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा सच बोलना है। अगर व्यक्ति स्मोकर है तो स्मोकर बताना है और ज्यादा प्रीमियम पे करना है। और मेंशन इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर कोई डायबिटीज या कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यू है तो उसे भी जरूर मेंशन कीजिए। उसे छुपाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आखिरी में जो रिटर्न है वो मिलेगा ही नहीं परिवार को। थर्ड पॉइंट है आंसर एवरी क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और भी अगर क्वेश्चन कंपनी के द्वारा पूछा जाता है तो 100% उसका आंसर दीजिए। और अगर आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, हो सकता है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जो आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो उसे क्लियर बता दीजिए कि मुझे नहीं पता। तो हो सकता है वो फिर उस हिसाब से आगे कुछ और प्लान करें। तो हर क्वेश्चन का हमको सही जवाब देना है अगर बेनिफिट उठाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तो हमने ये जाना कि इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या सावधानियां या क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करना है, लेकिन किस कंपनी का इंश्योरेंस लें ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो आगे अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे कि कैसे हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करें। दो या मार्केट में तो काफी सारी कंपनीज जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, तो आपके लिए कौन सी कंपनी सही है वो कंपनी भी हम देखेंगे। कैसे हम अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करें वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगला एपिसोड जरूर देखिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।